रही है, लेकिन बेहतर विकल्प के कारण लोग भी तो सफर कर रहे हैं। जब विकास की राह पर उत्तराखंड को ले जाने की बात हो रही थी, बार बार मुख्यमंत्री बदलता है तो फिर विकास में भी रोड़ा ये बनता है। हमारे साथ इस वक्त सुनील और भारती भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। सुनील के पास पहले चलते हैं। सुनील, आप कहां पर हैं और फिलहाल इस सियासी हलचल के बीच आपके पास क्या खबर? देखिए, मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर हूं। इससे पहले कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कराऊं, मैं आपको एक खबर दूं कि जो नरेंद्र तोमर हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वो जौलीग्रांट पहुंच चुके हैं। और जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं कुलदीप कुमार और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने उनको रिसीव किया है। कुछ देर बाद वो देहरादून पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, ये क्या कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, हमारे जो प्रभारी हैं तोमर साहब, एक महासचिव हैं, हमारे दोनों पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, प्रभारी दुष्यंत जी हैं, ये सब लोग अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। उनको लेकर अभी देहरादून यहाँ आएंगे। देहरादून में फिर विधानमंडल दल की बैठक हम 3 बजे करेंगे। उसमें हम नए नेता का चयन करेंगे। नए नेता के चयन के बाद हम राज्यपाल को सूचना देंगे नए नेता के चयन की, और उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर विधिवत होगी। सर, क्या शपथ आज ही दिलाई जाएगी नए नेता को? ये जो नए नेता चुनेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आज लेते हैं या फिर कभी कल या कब लेंगे, लेकिन नेता का चयन आज कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये आज तय हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री होंगे, नया नेता का जो चयन होगा, विधानमंडल दल से होगा या विधानमंडल दल के बाहर भी आप लोग जा सकते? संभावना है कि विधानमंडल दल में से ही होगा। आपका नाम भी बड़ा जोर शोर से चल रहा है। मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते ये सारी प्रक्रिया को पूरा कराने में जुटा हुआ हूँ। आज चेहरे पे एक चमक भी है और सुकून भी। हम देख रहे हैं कि आप आराम से फुर्सत में थे। अध्यक्ष होने के नाते सारा काम ठीक से निपट जाए तो यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन जहाँ तक सवाल है मैं टेंशन में कमी रहता हूँ। सुनील, क्या इससे पहले तक बेचैनी थी क्या मदन कौशिक जी को? के बीच उठ रहा है कि 5 महीने के इससे पहले तक क्या बेचैनी थी? दो मुख्यमंत्री इनके रहते रहते हटा दिए गए, इन्होंने देखा। मुख्यमंत्री जी अब बदले हैं या पूर्व में बदले हैं ऐसा नहीं है। एक इस समय संवैधानिक संकट जैसा पैदा हुआ। चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि हम अब कोई चुनाव नहीं कराएंगे अगले 1 साल तक। ऐसी परिस्थितियों में हमें चुनाव में जो जाना था वो नहीं जा पा रहे हैं। 6 महीने का समय पूरे होने के बाद तब परिस्थिति अलग होती, इसलिए ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आपने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी प्रदेश में। देखिए, विपक्ष लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। आप विपक्ष को जानते हैं, इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। उनके नेता ने कानून की प्रतियां फाड़कर जिस प्रकार कचरे के डब्बे में डालकर कहा मैं यहाँ रखता हूँ, प्रधानमंत्री का अपमान किया, अपने ही प्रधानमंत्री का। जिन्होंने शाहबानो केस में संविधान को चेंज करने का काम किया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कभी सम्मान नहीं किया, ऐसे लोग क्या समझेंगे? हम लोग हैं, संविधान के प्रति हमारी अगाध आस्था है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। आज एक संवैधानिक संस्था ने यदि इस प्रकार का कोई पत्र लिखा है तब हमारा दायित्व हम उसका काम है, और हमारे सामने एक ही रास्ता था, हम इस्तीफा दें। सर, आपके पास समय भी बहुत कम है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। जनता ये सवाल जरूर पूछेगी कि आपने 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत होने के बावजूद आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। क्या जवाब सत्तारूढ़ दल के पास है? देखिए, राजनीति में दायित्व परिवर्तन होना ये कहीं ना कहीं इस चीज का हम लोग देखते हैं कि जहाँ जिस दायित्व का निर्वहन करने को मिला हमारा कार्यकर्ता वही करता है। इसमें जहाँ तक जनता के बीच में जाने का सवाल है, हमने इतनी योजनाएं, हमने इतना काम, डबल इंजन की सरकार, हमने हर क्षेत्र में एक भूतपूर्व काम किया। इसलिए जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता हर समय रहता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद सर। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। आपने एक बात स्पष्ट कर दी कि नया जो भी नेता चुना जाएगा वो विधानमंडल दल के भीतर से ही चुना जाएगा। जी बिल्कुल, भारती भी हमारे साथ है। सुनील, इस पे कई सवाल मदन कौशिक जी ने वो जो कहा उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन पहले भारती के पास चलते हैं। भारती, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है? नीलू, इस वक्त मैं एमएलए हॉस्टल में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो तस्वीर दिखा देती हूँ। पूरे एमएलए हॉस्टल में आप देखिए सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। सिर्फ एक एमएलए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रुद्रपुर के विधायक जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर उनसे जब मैंने बात की
तो वो भी ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी जो है 3 बजे सभी विधायक यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी बात भी करेंगे हम उनसे और बताएंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए एमएलए हॉस्टल की, किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पूरा पसरा हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो रुद्रपुर के विधायक है उन्होंने ये बात कही है कि उनकी डिस्कशंस हो गए हैं, बाकी विधायकों से भी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है और 3 बजे की मीटिंग से पहले ये लोग आपस में भी यहाँ पर राय शुमारी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो है क्या मत होने वाला है वो भी अभी हम यहाँ पर सुनाएंगे आपको। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप देखिए किस तरीके से जो है संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए यहाँ पर कल तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और उसके बाद एक बार फिर से हलचल यहाँ पर तेज हो गई है नीलू कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन मिलने जा रहा है प्रदेश को। चलिए बात यहाँ पर हम करने की कोशिश जो है वो करते हैं उनसे कि वो क्या कुछ सोचते हैं और इस बारे में उनकी क्या कुछ राय है। आज मीटिंग से पहले वो क्या कुछ अपना यहाँ पर मत रखने वाले हैं, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। कब तक तमाम विधायक पहुंच जाएंगे वहां पर, क्योंकि 3 बजे के करीब विधायक दल की बैठक होने वाली है, उससे पहले सभी को यहाँ पर पहुंचना है। तो हम ये माने कि थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। सर आज जो है मीटिंग होने जा रही है, आप यहाँ पर मौजूद, बाकी तो सन्नाटा है। देखिए मैं तो आया हूं पार्टी के आदेश पर, 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है और आंतरिक लोकतंत्र जिंदा मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जो आंतरिक लोकतंत्र है अर्थात एक एक विधायक से रायशुमारी, सब विधायकों का सम्मान कर रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों का सम्मान कर रहे हैं। इस समय मंथन की प्रक्रिया चल रही है और 3 बजे सर्वसम्मति से नेता का चयन होगा और जो नेता का चयन होगा है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी का, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हम उसके नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में काम करेंगे और पुनः उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि 4 साल मतलब पूरे बहुमत की आप लोगों की सरकार है, लेकिन तीसरा मुख्यमंत्री आप लोग प्रदेश को दे रहे हैं? देखिए हर व्यक्ति की पार्टी के अंदर बहुत वैल्यू है और आदरणीय जो हाईकमान हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो सोच विचार के कोई निर्णय ले रहा है। हर व्यक्ति का पार्टी के अंदर उपयोग है, ड्यूटियां लगाई जाती हैं। जैसे मैं रुद्रपुर विधानसभा से विधायक हूं, मुझे जहां मेरी पार्टी लगाएगी मैं वहां पर काम करूंगा। पार्टी का जो भी निर्णय है वो सोच विचार के। आपको नहीं लगता पार्टी की किरकिरी हो रही है? कोई किरकिरी नहीं हो रही है। पुनः सत्ता में आएंगे हम लोग, आज 57 है, आप देखिएगा पुनः हम लोग सत्ता में आएंगे, उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे। भारती जरा इनसे पूछिए, कह रहे हैं कि हम पुनः सत्ता में आएंगे तो किस चेहरे के साथ सत्ता में आएंगे, किस चेहरे के साथ? ये तीसरा मुख्यमंत्री होगा जिसको आज चुना जाना है। रावत जी ने महामहिम राज्यपाल को कल रात्रि इस्तीफा देकर साबित कर दिया कि वो भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं। भाजपा हाईकमान के लिए, विधायकों के लिए कोई धर्म संकट पैदा नहीं करेंगे। 5 साल तो आप लोग एक चेहरा दे नहीं सके, अब आप दोबारा दावा कर रहे हैं कि दोबारा से आएंगे आप लोग सत्ता में। आप किस चेहरे के साथ आएंगे? देखिए कोई भी चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा ना। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो भी कमल का फूल थे, तीरथ सिंह रावत थे वो भी कमल का फूल थे। आज 3 बजे जो नेता का चयन होगा वो भी कमल का फूल होगा। है तो विचारधारा एक ही। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है और देश को ऊपर। विधायकों में क्या रायशुमारी चल रही है? देखिए हमसे विचार विमर्श के लिए आज हमको बुलाया गया है। अभी मैं बीजेपी कार्यालय जा रहा हूं, उसके बाद जो भी। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से कह रहे थे कि ठीक है 2 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, एक और चेंज हो रहा है, सभी काम कर रहे हैं और सभी को मौका मिल रहा है, लेकिन ये मौका जो है वो उत्तराखंड के लोगों ने एक व्यक्ति को दी थी, पार्टी को दी थी, पूरे बहुमत के साथ दी थी और बहुत भरोसे के साथ दी थी। ऐसे में तीसरा मुख्यमंत्री चुनाव बहुत जल्द होना है, तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर इस बार चेहरा कोई नहीं होगा, मोदी जी फिर से एक बार पोस्टर बॉय की भूमिका में नजर आएंगे उत्तराखंड चुनाव में? बिल्कुल नीलू, ये बात लगती भी है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का चेहरा होता है। जब जो तीसरा मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा वो बीजेपी का चेहरा होगा, लेकिन बीजेपी किन किन चेहरों को लेकर मैदान में जाएगी? त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे को लेकर, तीरथ सिंह रावत के चेहरे को लेकर, ये जो नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा उस चेहरे को लेकर। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ा आघात भी है। पार्टी के लिए भले ही ये संवैधानिक संकट की बात कही जा रही हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए अपने आप में बड़ा आघात है कि उसने 57 विधायकों के मैंडेट के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ
साथ जो उत्तराखंड के इतिहास में पिछले 2 दशक में किसी भी पार्टी को नहीं मिला, पहली बार बीजेपी पे जनता ने इतना भारी मत विश्वास जताया और उसके विश्वास का परिणाम जनता को ये देखने को मिल रहा है कि आपको 5 साल के भीतर 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, जनता को तीसरे मुख्यमंत्री को देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चैलेंज है और बीजेपी के साथ साथ जो तीसरा मुख्यमंत्री पार्टी का यहाँ पर बनेगा उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से आगे का रोड मैप बनाएगा, किस तरह से जनता की भावनाओं पर खरा उतरेगा। क्योंकि पिछले जो 2 कार्यकाल रहे हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें जिन्होंने 4 साल तक यहाँ पर राज किया, उसके बाद तीरथ रावत की बात करें जो करीब 4 महीने तक यहाँ पर रहे, उनका प्लस माइनस जो भी रहा वो तीसरे मुख्यमंत्री के साथ भी जुड़ेगा और उनको दोनों मुख्यमंत्रियों का जो क्रेडिट है या जो माइनस पॉइंट है वो उसको लेके आगे बढ़ना है। किस तरह से मैनेज करेंगे ये पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, सुनिए, ठीक है, बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आई थी, लेकिन जब 2 मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया, तीसरे मुख्यमंत्री का इंतजार है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने भी बहुत सारी हलचल मचती है। उसको भी कहीं ना कहीं आगे 2022 के चुनाव में लेकर जाना, सब कुछ ठीक ठाक रखकर पार्टी को चुनाव में उतरना है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अंदर खाने जो एक घमासान मचा हुआ है उसको लेकर, मुख्यमंत्री का तीसरा चेहरा लेकर किस तरह से बीजेपी जनता के बीच में जाएगी, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए आगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल नीलू, ये चुनौती दिखने भी लगी है। कल आपने देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को ये बात बताई थी कि तीरथ सिंह रावत जब इस्तीफा दे रहे थे राजभवन में, ठीक उसी समय लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने ये बात कही थी कि अब जब तीसरा मुख्यमंत्री बनाना ही है तो त्रिवेंद्र रावत की एक बार फिर से वापसी की जाए, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए। तो कहीं ना कहीं ये वो स्वर हैं जो पार्टी कहती है कि उसका रीति नीति, चाल चरित्र, चेहरा सब कुछ संगठन से निर्धारित होता है, अनुशासन से निर्धारित होता है, पार्टी फोरम पर बातें होती हैं। लेकिन कोई विधायक अगर ये आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर असंतोष है। ये त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भी था। आपने देखा कि हरक सिंह रावत कितने खुलकर बोलते थे, हरक सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत के बीच कभी नहीं बनी। इसके बाद तीरथ सिंह रावत आए तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में बयानबाजी होने लगी, मंत्रियों में आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इंपैक्ट करता है, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उसको दर्शाता है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? 6 महीने का समय आपके पास है, चुनाव में आपको जाना है, जनता आपको देख रही है कि आपने प्रचंड बहुमत के साथ साथ आप राजनीतिक बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जनता आपको देख रही है। एक मुख्यमंत्री नहीं, 2 मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि तीसरे मुख्यमंत्री का भी इंतजार अब जनता कर रही है। कितना विश्वास आगे आने वाले दिनों में बीजेपी जनता के बीच में बना पाती है, ये बड़ा सवाल बीजेपी के सामने और सभी के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार इस पूरे मामले पर